हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? वी कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 2 पार्टनरशिप फंडामेंटल्स. टुडे we will start our chapter number 3, goodwill, nature and valuation. Firstly, we know the meaning of goodwill. Meaning of goodwill: goodwill is an intangible asset which places an enterprises at an advantageous position due to which the enterprises is to able to earn higher profit without putting extra efforts. It is so because of effort made in the past put the enterprises is an advantage position. देखें गुडविल क्या है. गुडविल एक इंटेंजेबल एसेट है जो कि कोई भी इंटरप्राइजेस, कोई भी बिजनेस में जो नॉर्मल उससे जो नॉर्मल दूसरे बिजनेस है उससे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वही उसकी गुडविल कहलाती है. एक्चुअल में ये कैपेसिटी जनरेट कहाँ से होती है? तो जो पास्ट में पिछले कुछ पीरियड में, कुछ सालों में, कुछ महीनों में जो उसने अपना नाम कमाया है, उससे जो उसकी जो एक्स्ट्रा गुडविल वैल्यू क्रिएट हुई है, वही गुडविल कहलाती है. कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ गुडविल. गुडविल के फीचर्स क्या है? इट इज इंटेंजिबल एसेट्स. It does not have an existence separate from that of an enterprises. इसका अलग से कोई existence नहीं होता है. It helps in earn a higher profit. ये ज़्यादा profit earn करने में क्या करते हैं, जो है हेल्प करती है. It is attractive force which bring to in customers regularly to the place of business. It comes into existence due to various factors such as location advantage, favorable contract, brand, trademark, etc. etc. अच्छी ब्रांड के सामान होगा तो अच्छी गुडविल होगी. वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव एज इट डिपेंड्स ऑन द असेसमेंट ऑफ द वैल्यू. फिर आता है नेचर ऑफ गुडविल. गुडविल का नेचर किस तरह का होता है? तो गुडविल का नेचर अलग अलग तरह से हम ये सोच सकते हैं कि इट इज वैल्यूएबल इंटेंजिबल एसेट. इट अमोर्टाइज ओवर द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ. समय के बीतने के साथ साथ ये क्या हो जाता है, इसकी वैल्यू खत्म हो सकती है या और बढ़ सकती है. अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड 26, इंटेंजिबल एसेट्स प्रिस्क्राइब दैट द गुडविल शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट अनलेस कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट. गुडविल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 से कहता है कि गुडविल को तब तक रिकॉर्ड नहीं करना है, रिकॉग्नाइज नहीं करना है, जब तक कि हमने उसका पैसा नहीं दिया हो. डेट मीन सेल्फ जनरेटेड जो गुडविल होती है वो बुक्स में शो नहीं होती है. हम पार्टनरशिप में इस बात का खास ध्यान रखते हैं कि कोई सेल्फ जनरेटेड गुडविल तो नहीं है. नीड फॉर वैल्यू गुडविल. हमको गुडविल की वैल्यू करने की जरूरत क्यों पड़ती है? द नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अराइजेस व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. जब पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलता है तब चाहिए. व्हेन द न्यू पार्टनर्स आर एडमिटेड. जब नया पार्टनर एडमिट होता है तब हमको जरूरत पड़ती है. व्हेन ए पार्टनर्स रिटायर्ड और डाइड. जब कोई पार्टनर रिटायर्ड होता है, किसी की डेथ हो जाती है, तब जरूरत पड़ती है. व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड एज गोइंग कंसर्न. अगर जब पार्टनरशिप फर्म को बेचा जाता है. व्हेन टू और मोर फर्म्स अमलगमेटेड. दैट मीन्स जब दो या दो से ज़्यादा फर्म क्या होती है, मिलकर कोई सिंगल फर्म बनती है. व्हेन ए पार्टनरशिप फर्म इज कन्वर्टेड इनटू ए कंपनी. जब एक पार्टनरशिप फर्म कन्वर्ट होकर कंपनी बन जाती है. अब फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल. कौन से फैक्टर्स होते हैं जो वैल्यू ऑफ गुडविल को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं? इफिशिएंट मैनेजमेंट. ऑब्वियसली अगर मैनेजमेंट इफिशिएंट होगा, योग्य होगा, काबिल होगा, तो उस फर्म की गुडविल ज़्यादा होगी और जल्दी बनेगी. ठीक है. फेवरेबल लोकेशन. लोकेशन वाइज जहाँ पर लोकेशन अच्छी होगी. हम जानते हैं क्राउडी एरिया में, एरियाज जो होते हैं उनमें बिजनेस
जो फॉर्म्स होती है, बिजनेस प्रीमाइसेस होती है, इन सब की वैल्यू ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पर क्राउड आती है तो वहाँ पर ज़्यादा हम सेल कर सकते हैं। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपने अच्छे से आपके जो है कॉन्ट्रैक्ट अच्छे हैं तो वो भी आपको फ़ायदा दिला सकते हैं। लॉन्गर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, लंबे समय से बिजनेस कर रहे हैं, वो भी एक अपने आप में गुडविल होती है। एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स, पेटेंट्स वगैरह करवा रखे हैं उसका एडवांटेज मिलता है। एक्सेस ऑफ सप्लायर्स, क्वालिटी, मार्केट सिचुएशन, रिस्क एसोसिएशन विद बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, पास्ट परफॉर्मेंस एंड मेनी मोर फैक्टर्स। ये सब फैक्टर्स क्या होते हैं, हमारे गुडविल को इफेक्ट करते हैं। अब बात आती है बच्चों कि गुडविल जो है, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल कितने तरह की होती है? पहला होता है परचेज गुडविल। आपको कैसे गुडविल परचेज? यस, अगर आप कोई नए जो बिजनेस है जो ऑलरेडी रन कर रहा है, अगर उस बिजनेस को खरीदते हो तो हो सकता है आप जितनी एसेट्स परचेज कर रहे हो उससे कुछ ज़्यादा पैसा दे रहे हो। ये जो एक्सेस मनी आप पे करते हैं, ये किस लिए देते हैं आप? क्योंकि उसकी गुडविल है, उसका पुराना पास्ट जो रिकॉर्ड है वो आपको आगे बिजनेस में प्रॉफिट देने वाला है, और इसीलिए इसीलिए आप उसकी एसेट से ज़्यादा वैल्यू पे करने को तैयार होते हैं और पे करते हैं। सेकंड होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल हमारे पिछले कुछ सालों से जो हमने बिजनेस किया है उससे जो हमारी गुडविल बनी है, डेट इज कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है। अब हम देखिए, परचेज गुडविल तो हम बैंक बुक्स में शो करेंगे, लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम शो नहीं करते। अब इसके बाद में आता है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अगर हम बात करते हैं कि मेथड्स कौन कौन सी होती है, तो देखिए हमारे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमारे कोर्स में 3 मेथड है। नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट मेथड, नंबर 2 सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड नंबर 3 कैपिटलाइजेशन मेथड। 3 मेथड हमारे कोर्स में दी हुई है, हम इन्हीं 3 मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या है बच्चों? एवरेज प्रॉफिट जैसे नाम से मालूम पड़ता है कि प्रॉफिट का एवरेज, तो देयर इज 2 टाइप्स ऑफ एवरेजेस। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, नंबर 1। अब इसको कैलकुलेट करने का तरीका है, इसका स्टेप 1 कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। हमको क्या निकालना है? एडजस्टेड प्रॉफिट ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का मतलब होता है वो प्रॉफिट जो हम आने वाले समय में मेंटेन कर पाएंगे या अर्न कर पाएंगे, डेट इज कॉल्ड फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। सबसे पहले हम लिखते हैं प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर, जिस साल का हम निकाल रहे हैं उस साल का प्रॉफिट। फिर कुछ एडजस्टमेंट्स हमको करना पड़ते हैं। एडजस्टमेंट्स क्या होते हैं? तो जैसे एबनॉर्मल लॉसेस, ये ऐड करना है हमको। ऐड क्यों करते हैं हम एबनॉर्मल लॉसेस? बिकॉज ये वो लॉस होते हैं जो हर साल नहीं होने वाले। इट इज नॉन रेकरिंग लॉसेस। नॉन रेकरिंग लॉसेस होने के कारण हम इनको ऐड करते हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, हम ये इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि ये जो हमारे कोर बिजनेस का लॉस नहीं है, ये हमारे बिजनेस के कारण लॉस नहीं हो रहा है। आज आपके पास कोई बिल्डिंग है, आप उसको बेच रहे हो, कोई नुकसान हो रहा है, या मशीन है उसको बेच रहे हो, नुकसान हो रहा है, ये आपके बिजनेस का नुकसान नहीं है, ये एसेट्स को बेचते हैं। इसलिए एसेट्स को बेचने से जो लॉस होता है वो बिजनेस का लॉस नहीं है, इसलिए हम इसको री एड कर रहे हैं। क्योंकि जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस निकाला होगा तो इसको माइनस किया, इसलिए हम इसको वापस ऐड कर रहे हैं। फिर आता है ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अगर आप ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन करेंगे, मतलब ज़्यादा लिख देंगे, तो उसको भी आप एड बैक करते हैं, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा लिखने के कारण आपका प्रॉफिट कम हो जाता है। ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा लिखने के कारण प्रॉफिट कम। आप कोई भी ट्रेडिंग अकाउंट उठा के देख लेना, जितना ओपनिंग स्टॉक दिया है, प्रॉफिट जो दिया है वो ठीक है, जैसे ही आप ओपनिंग स्टॉक को बढ़ाओगे आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो प्रॉफिट कम हो गया तो अब आपको एक्चुअल प्रॉफिट लाने के लिए जितना ओवर वैल्यूएशन है ओपनिंग स्टॉक का उसको ऐड करना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। इसी तरह से अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को अगर आपने कम लिखा है तो भी आपका प्रॉफिट कम हो गया, तो आपको फिर से ऐड करना पड़ेगा। नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस,
नॉन रेकरिंग का मीनिंग क्या होता है? नॉट ऑक्यूरिंग फ्रीक्वेंटली, नॉन ऑक्यूरिंग फ्रीक्वेंटली मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो बार बार नहीं होते, किसी पर्टिकुलर ईयर में हो गए लेकिन बार बार होने की जो है टेंडेंसी में नहीं होते हैं, डेट इज कॉल्ड नॉन रेकरिंग एक्सपेंस। हम इसको इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि ये हर साल नहीं होगा तो हमारे प्रॉफिट पर हर साल इम्पैक्ट नहीं डालेगा। फिर आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, चार्ज इन पीएनएल। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? मान लो आपने कोई एसेट्स खरीदी, बिल्डिंग खरीदी और आपने पीएनएल में लिख दिया, मशीन खरीदी पीएनएल में लिख दिया, बिकॉज इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज ए पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। तो आपको ये कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आपको क्या करना पड़ेगा? एड बैक करना पड़ेगा। इन सबको ऐड कर देंगे हमारे प्रॉफिट में से, ठीक है, प्रॉफिट। उसके बाद में टोटल लगा के फिर आपको लेस आइटम्स। बच्चों जो लेस आइटम्स है ना, ये लेस आइटम्स आप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इसके उल्टे हैं। यहाँ था एबनॉर्मल लॉसेस तो यहाँ आ गया एबनॉर्मल गेन। यहाँ था लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ओवर वेल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक या अंडर वेल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक, अंडर वेल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक या ओवर वेल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है बच्चों, तो ये इसका एक देखा जाए तो ये अपोजिट चल रहा है। यहाँ था नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, यहाँ आएगा नॉन रेकरिंग इनकम्स। ऐसी इनकम जो बार बार नहीं होने की प्रकृति की हो, ठीक है, वो भी हमको लेस करना पड़ेगी क्योंकि ये वो इनकम है जो अगले साल, चूंकि बार बार नहीं होती है तो नेक्स्ट ईयर में होगी, इसकी क्या गारंटी है, इसलिए हमको इसको माइनस करना पड़ेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज इन पीएनएल, तो यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नॉट चार्ज इन पीएनएल। इसके बाद में इनकम फ्रॉम नॉट ट्रेड इन्वेस्टमेंट, अगर कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो उसका इनकम या इंटरेस्ट आएगा, उसको आपको लेस करना है। पार्टनर्स रेम्युनरेशन इफ नॉट डिडक्टेबल, पार्टनर को कोई भी सैलरी वगैरह देते हैं और अगर वो डिडक्ट नहीं करा है तो वो ले। इफ एनी फ्यूचर एक्सपेंसेस, ऐसा कोई भी खर्चा जो बाद में होने वाला हो फ्यूचर में, वो भी हमको लेस करना है। ये सारे आइटम लेस करना है तो हमारे को ये जो प्रॉफिट आएगा डेट इज कॉल्ड एडजस्टेबल प्रॉफिट। ठीक है बच्चों? यस बच्चों, नेक्स्ट ये था हमारा स्टेप वन। स्टेप वन में हमने क्या निकाला था? हमने सिंपल एवरेज, स्टेप वन कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। अब हमारा ये एडजस्टेबल प्रॉफिट आ गया। अब स्टेप नंबर सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट ऑफ एन ईयर्स, जितने साल दिए हैं उतने साल का प्रॉफिट डिवाइड बाय एन। मान लो 4 ईयर है तो टोटल प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर्स डिवाइडेड बाय 4। ठीक है बच्चों, मतलब ऐसा हो जाएगा टोटल प्रॉफिट ऑफ एन मीन्स अगर 5 ईयर्स है तो हम यहाँ लिखेंगे 5 ईयर्स डिवाइडेड बाय 5, इस तरह से। एन का मतलब एन में कोई भी नंबर आ सकता है, एन में कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में स्टेप नंबर 3, एवरेज प्रॉफिट हमने फाइंड कर लिया। एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने के बाद में फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब हमको वैल्यू गुडविल निकालना है। गुडविल कैसे निकालते हैं? तो एवरेज प्रॉफिट जो हमने ऊपर फाइंड किया था, नंबर ऑफ ईयर्स परचेसेस। आपको सर ये क्या है? ये क्वेश्चन में दिया होगा कि 3 ईयर्स परचेसेस, 2 ईयर्स परचेसेस, तो ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेसेस। एवरेज प्रॉफिट में इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा। ओके बच्चों, ये था हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट। सेकंड आता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड थोड़ा सा चेंज आता है। स्टेप वन, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट और एडजस्टेबल प्रॉफिट। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट या मेंटेनेबल बिजनेस प्रॉफिट या एडजस्टेबल प्रॉफिट सेम एज सिंपल प्रॉफिट मेथड। स्टेप वन बिल्कुल वैसी होगी जैसा हम जो है सिंपल एवरेज प्रॉफिट में हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है बच्चों, इसके बाद में स्टेप नंबर सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट जो होता है, वेट हम फाइंड करेंगे
एक्चुअल में प्रॉफिट और वेट्स आपको दिए होंगे, उन दोनों का मल्टीप्लायर। तो टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट, जो वेटेड प्रॉफिट होगा उसका टोटल, और टोटल ऑफ वेट्स, टोटल ऑफ वेट्स। यहाँ पर आप टोटल ऑफ वेट्स कर लेंगे, टोटल ऑफ, यहाँ पे लगा लेना वेट्स। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है स्टेप नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल। वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे फाइंड करना है? तो बच्चों सेम जैसा हमने वहां किया था, वेटेड, पहले हमने वहां लिखा था एवरेज प्रॉफिट, है ना, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, नंबर ऑफ ईयर्स परचेसेस, यही क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। गुडविल वैल्यूएशन का जो सेकंड मेथड है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। बच्चों सुपर प्रॉफिट मेथड क्या है? नंबर 1, स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। ठीक है, पहले तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब समझ लो। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस फिक्टिटियस एसेट्स, अमूर्त संपत्तियां, ऐसी एसेट्स जो कि एक्चुअल में एसेट्स नहीं है, एक्सपेंस है, एसेट्स नहीं है, एक्सपेंस है, माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, हमको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो हमारे बिजनेस से ट्रेड, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में दिया होगा उसको माइनस करना है, और गुडविल, क्योंकि हम गुडविल की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो अगर गुडविल में गुडविल ऑलरेडी गिवन है तो हमको माइनस करना है। तो एवरेज निकालने के लिए हम यूज करते हैं ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय 2। जनरली ये जो टर्म है ये आपको न्यूमेरिकल में नहीं आएगी, तो आपको इसका इतना ध्यान रखना नहीं। हाँ, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का एक और देखो, ये जो साइड है ना, ये कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिव एसेट माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड गुडविल, ये हमारे लाइबिलिटी साइड से हम चल रहे हैं। लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हम एसेट साइड से निकालना चाहते हैं, तो एसेट साइड में ऐसा होता है, ऑल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल, गुडविल नहीं लेना है, एक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेना है, और एक फिक्टिव एसेट्स नहीं लेना है। ये तीन चीजें अगर आप नहीं लेते हो तो ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। आउटसाइड लायबिलिटी मतलब ऐसी लायबिलिटी जिसका पेमेंट आपको किसी बाहर वाले को करना है। ये भी, इससे भी हमारा सीधे क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिया, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में आता है कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, एएपी। ये वही है जैसा हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड में पढ़ा था। एवरेज प्रॉफिट मेथड का जो है, जो हमने कैलकुलेट ये पढ़ा था, ये वही चीज आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो हमको इस तरह से स्टेप 3, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। अब आपको नॉर्मल प्रॉफिट देखिए, ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट एएपी, है ना। अब नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, लेकिन अगर क्वेश्चन में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, तो यू शुड टेकन ओनली कैपिटल एम्प्लॉयड। जो क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड है वही लेना है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये आपको परसेंटेज दिया होगा क्वेश्चन में, डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100, ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। आफ्टर एसेटिंग द नॉर्मल प्रॉफिट, स्टेप नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? इसको हम क्या शॉर्ट में क्या कहते हैं? एएपी। एएपी, ये क्या है? ये ए पी, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, तो नॉर्मल प्रॉफिट को भी शॉर्ट में हम ऐसा लिख सकते हैं कि एनपी, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, ये तो हम इसको सुपर प्रॉफिट को ऐसा लिख सकते हैं कि सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एपी माइनस एनपी, ये हो गया। अब आता है स्टेप नंबर 5,
कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना है तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेसेस। बच्चों ये बिल्कुल वही फॉर्मूला जो हमारा पहले चल रहा है, ये नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेसेस जो है ना, ये आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा हमेशा, इसलिए आपको इतनी चिंता करने की बात नहीं। बस सुपर प्रॉफिट तो हमने यहाँ निकाल लिया, यही सुपर प्रॉफिट यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड जो है, कैपिटलाइजेशन मेथड में दो हैं। नंबर ए, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन। इसका स्टेप वन, कैलकुलेशन ऑफ एपी, एपी यानी वही, एपी का मतलब एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, इसका निकालने का तरीका वही है, एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड। आप एवरेज प्रॉफिट मेथड जो हमने निकाली है उसको वैसे ही निकालना है। फिर आता है स्टेप नंबर टू। स्टेप नंबर टू, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म और बिजनेस। ये कैसे निकालते हैं, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस इज इक्वल टू एपी जो अभी हमने ऊपर निकाला इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया होगा। इससे हमारी क्या आ गई, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। अब आता है कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स। नेट एसेट्स, नेट एसेट्स इज इक्वल टू ऑल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। आपको ध्यान हो तो यही क्या था हमारा, अभी हमने पिछली मेथड में पढ़ा था, ये क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, याद है कैपिटल एम्प्लॉयड का भी ये फॉर्मूला था। तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड जैसा ही है, ऑल एसेट्स हमको नहीं लेना है, आउटसाइड लायबिलिटी माइनस करना है, तो ये फाइंड करेंगे हम। इसके बाद में कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, गुडविल फाइंड करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस लेना है माइनस नेट एसेट, यानी कि हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि स्टेप 2 माइनस स्टेप 3। देखो ये रहा, स्टेप 2 में आपने कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाली थी, स्टेप 3 में नेट एसेट, तो यहाँ यही तो करना है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट। तो हम ऐसा कह सकते हैं स्टेप 2 माइनस स्टेप 3। ये पहली मेथड थी। अब सेकेंड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट एज स्टेप्स गिवन इन सुपर प्रॉफिट मेथड। हमको क्या करना है, सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट मेथड में जो भी स्टेप्स थी वो सारी स्टेप्स फॉलो करना है। और उसके बाद में कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बेटा एक फॉर्मूला है, सीधे आपके गुडविल की वैल्यू आ जाएगी, यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो ठीक है बच्चों, तो आज हम यहीं तक, कि सारे फॉर्मूले आप लोग नोट डाउन करना, अच्छे से लर्न करना, क्योंकि जब हम नेक्स्ट सेशन में इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो ये सब फॉर्मूले याद होंगे, तो आपके न्यूमेरिकल बहुत इजी हो जाएंगे, जल्दी से हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, ओके बाय।